अब अदावत खुलकर, मुकाबला होगा डटकर, एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी, तीखी हो गई बयानबाजी। दिग्विजय सिंह की सक्रियता और सिंधिया की जवाबी प्रतिक्रिया अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से सियासी अदावत खुलकर सामने दिखने लगी है। पहले सुनिए बयान। देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती। मोदी भी 50 साल हो गए राजनीति में। अरे सरकार बदलते देखो, दलाल बदलते नहीं देखे हमने। दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे। गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही कहेगी। दो राजघरानों की सियासी अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। वैसे इसकी झलक 4 दिसंबर को राघोगढ़ में भी नजर आई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस नेता हिरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हुए और यहीं से सिंधिया ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। हालांकि उस वक्त भी दिग्गी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। जब बीज बोया जाता है, उस बीज को पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, तभी वो बीज वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर वो वट वृक्ष स्वतः ही अपने जड़ को काटने लगे तो वो समय दूर नहीं, जहां अगर नींव खोखली हो जाए तो वह वट वृक्ष बाकी नहीं रहेगा। जनता के साथ नहीं और सत्ता के साथ रहना चाहता है, जाए। ऐसा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस बयानबाजी के बाद रविवार को विदिशा के लटेरी में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को गद्दार कहकर संबोधित किया, तो जवाब में सिंधिया दिग्गी को कई बार बुजुर्ग कहकर उनकी सोच, भाषा पर सवाल उठाते दिखे। अब सवाल यह है कि एक दूसरे के गढ़ में सक्रियता बढ़ाकर राजा और महाराजा ने अपनी अपनी लाइन बढ़ाने की सोच ली है। दोनों के बीच बढ़ रही बयानबाजी का क्या ये भी मतलब है कि 2018 की तरह सिंधिया ही 2023 के चुनाव में भी निशाने पर रहेंगे? फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब सिंधिया बीजेपी के निशाने पर थे, अब वो कांग्रेस के टारगेट पर होंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है फाइट की हाइट। और अगर प्रतिद्वंदिता या आप कह लीजिए कि राजनीतिक दुश्मनी की क्या हाइट होगी, तो कुछ उसका मंजर अभी हमने देखा है जो देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बात सही है, राजनीति में कई बार आप हम कदम होते हैं, साथ चलते हैं, और कई बार आपके रास्ते इतने मुख्तलिफ हो जाते हैं, इतने भिन्न हो जाते हैं कि कोई एक साथी जो कभी साथ एक दूसरे के चले, जूनियर सीनियर रहे, वो अलग अलग पार्टियों में होते हैं। लेकिन ये जिस तरह का मसला सामने आया है, ये दोनों तरफ से गहरी पीड़ा को, तकलीफ को दर्शाता है, जिसकी जड़ें अतीत में नज़र आती हैं। आप और हम बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं, जो जिन लोगों पर जो बीतती है वो वही समझते हैं और वही जानते हैं। सिंधिया जी के बारे में ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि कांग्रेस में अगर उनकी वो कहीं से बहुत कष्ट पहुंचा है तो वो दिग्विजय सिंह जी का खेमा है। दिग्विजय सिंह जी की तरफ से ये दावा सामने आता है उनके खेमे से कि साहब, हमने तो शुरू से माधवराव जी के समय से कभी ग्वालियर की तरफ दृष्टि नहीं डाली और हमेशा आदर और सम्मान के भाव की तरफ से देखा। लेकिन बीच में कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम रहता है कि जिसको आप कहते हैं इधर की उधर और उधर की इधर, और ये इधर की उधर वाले और उधर की इधर वाले बड़ी कन्फ्यूजन और बड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं। शुरुआत किसने की
ये सवाल महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितनी तीखी हो गई है बहस। इस बहस को जब दिग्विजय सिंह जी भी देख रहे होंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देख रहे होंगे तो जाहिर तौर पर दोनों ही नेता, भले ही उम्र का काफ़ी अंतर है और दिग्विजय सिंह जी बेहिचक एक वरिष्ठतम नेता हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोई जूनियर लीडर नहीं है, 50 पार कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरी बार के सांसद हैं, लगातार जीतते रहे 2019 को छोड़कर। तो दोनों ही नेता क्षुब्ध होंगे कि ये बात किधर चली गई, क्योंकि जो कभी साथ बैठते रहे हों, एक दूसरे के बारे में अच्छा कहते रहे हों, वो जब एक दूसरे के बारे में ख़राब बोलते हैं तो ना उनको अच्छा लगता है। उन लोगों को ज़रूर अच्छा लगता है जो आग में घी डालना चाहते हैं, जिसमें माफ़ कीजिएगा कई बार हम लोगों का भी शुमार कर लिया जाता है कि बहुत बढ़ चढ़कर चीज़ों को दिखाने में सबसे आगे रहते हैं ये मीडिया के लोग। लेकिन साहब हम वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो घटा है, और हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि तकलीफ़ इंसान होने के नाते हम भी महसूस करते हैं कि जब अपने ही लोग छीटाकशी करने लगते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। बहरहाल, तो ये जो मसला है, क्या ये बताता है कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया यही दो चेहरे रहेंगे जो बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर रहेंगे 2023 में? बड़े सवाल हैं। और ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी, और आरोपों के जो तेवर हमने देखे हैं, क्या ये आगे और ज़्यादा इंटेंसिफाई होंगे? कई प्रश्न हैं, बात करेंगे इन्हीं पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अब्बास हफीज़ साहब हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी के, और प्रवक्ता का धर्म वो निभाते ही रहे हमेशा से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप जी, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, कितनी दूर जाएगी ये बात? शरद जी, मध्य प्रदेश की अगर हम राजनीति पर गौर करते हैं तो राजघरानों में टकराव हमने बहुत कम देखा है। एक ही राजघराने के दो लोग अलग हो जाते हैं तो टकराव दिखा, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब दो साथी कभी रहे, भले वो एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूरी थी, दिखती करीबी थी लेकिन दूरी थी। चाहे हम माधवराव सिंधिया के काल से देख लें और चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के काल को देख लें, दोनों में दूरियां थीं। अब बिल्कुल पार्टी ही अलग हो गई है। क्यों? इसका बड़ा कारण मैं ये देखता हूं कि सिंधिया जो लोकसभा चुनाव हारे थे उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि दिग्विजय सिंह जी के लोगों ने साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिरी, जिस सरकार को चलाने का बड़ा काम दिग्विजय सिंह करते थे ऐसा कहा जाता था। तो दोनों के अपने अपने घाव हैं, और अभी हाल में एक और घाव दे दिया सिंधिया ने। लेकिन ये अपेक्षा नहीं थी कि बात यहाँ तक जाएगी, क्योंकि दोनों अनुभवी नेता हैं जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक हैसियत है। जैसा आपने कहा है, मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। क्या पीढ़ियों के भी नाम सामने आएंगे? अगर ये होने लगे तो अचरज नहीं होगा, क्योंकि अब बात निकली है तो काफ़ी आगे तक जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा तो नहीं होगा निश्चित तौर पर। और बात जब पूर्वजों तक और पुरनिया तक पहुंच जाए तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब ये जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक इस स्तर तक आ जाती है जिसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो वही जाने, जहाँ से ये बंदूकें आरोपों की एक दूसरे पर दागी जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि इसमें इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के बजाय पर्सनल वेंडेटा पॉलिटिक्स की झलक ज़्यादा नज़र आती है, और जो दोनों राजनेताओं के व्यक्तित्व से बिल्कुल अनुकूल नहीं है। हालांकि सिंधिया जी ने खुलकर कहा भी है कि इस तरह की राजनीति मैं नहीं करता हूं, और शायद उन्होंने संकेत भी दिया है कि मेरी तरफ से ये मामला समाप्त है। क्या कहेंगे अब्बास हफीज़ साहब? देखिए, कहने में कुछ है नहीं, तो समाप्ति होगा मामला, जवाब दे नहीं सकते हैं, बात इतनी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को शुरू किया कि लोगों के पुरखों की तरफ इतिहास के अंदर इंदिरा जी हों, नेहरू जी हों, तमाम लोगों पे, महापुरुष जो रहे हमारे, उन पे छीटाकशी करने का काम। अब जब वो दवा का मज़ा खुद देखने को मिल जाए, चखने को मिल जाए, थोड़ी तकलीफ़ होती है। आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी मुग़ल सम्राटों को, मुग़ल साम्राज्य को बुरा भला कहती है, सब कहते हैं, सब तैयार भी हैं इसके ऊपर। लेकिन ये बात कोई नहीं कहेगा कि सिंधिया जी के दादा महादजी सिंधिया को वज़ीरुल मुल्क बनाया था शाह आलम, जो मुग़ल सम्राट थे, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको आपने सबसे बड़ा सेना की कमान हाथ में दी थी और उनको स्थापित किया था। ये सारी चीज़ें इतिहास हैं। लेकिन अगर आप किसी के देशभक्ति के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, अगर आप किसी के व्यक्तित्व के ऊपर उंगलियां उठाएंगे
और किसी को आप बहुत कुछ कह के बुलाओगे तो उसके जवाब के अंदर जवाब जब होगा कड़वा होगा, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकते। क्या ये बात गलत है कि जितने सिंधिया परिवार के अंग्रेज़ों से संबंध अच्छे थे उतने किसी के नहीं थे? तो क्या आज वो अपने आप को देशभक्त और दूसरों को देशद्रोही स्थापित कर दे? अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि राजनीति अगर आपको करनी है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर है, वो चल के दिखाए, वो करके दिखाए। ये इतिहास के अंदर झांकने से अच्छा है वर्तमान के ऊपर चर्चा की जाए। आप जब वर्तमान पे बात नहीं करोगे तो इतिहास फिर जवाब देने के लिए लाना पड़ेगा, और वो जवाब ऐसा होगा कि फिर आप लाजवाब हो जाओगे और उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। पानीपत की बात करी दिग्विजय सिंह जी ने, पानीपत के अंदर बता दें सिंधिया जी के क्या थी, उनके परिवार की सेनाएं थी या नहीं थी जब जॉइंट मराठा फोर्सेस लड़ रही थी अहमद शाह अब्दाली से? तो ये इतिहास तथ्यों के साथ बताने का काम अगर दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं तो वो भाजपा के उस झूठे इतिहास से तो बेहतर है जिस पर भाजपा लोगों पर आरोप लगा के देशद्रोही घोषित कर देती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब इतिहास को छोड़कर वर्तमान पर चर्चा करनी चाहिए ताकि चर्चाएं वर्तमान पे हो और फिर वर्तमान के मुद्दों का जवाब भाजपा दे। रजनी जी, आपने इस पूरी चर्चा के दौरान उठाया है, मुझे लगता है कि जो बात कांग्रेस विपक्ष के नाते कहती है कि मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर विपक्ष के नाते चर्चा क्यों नहीं करती है? जिस प्रकार की भाषा स्वयं दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं। आजकल मुद्दों को तय करने का काम अखिल भारतीय स्तर पर महासचिव के नाते भी यही कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के मुद्दे क्या पर्सनल अपना बदला लेने की राजनीति करने के लिए हैं? क्या केवल इस प्रकार के शब्द, अपमानजनक शब्द बोलने के लिए हैं? और अगर राजनीति में इसका भी स्थान है और नई प्रकार की राजनीति विपक्ष के नाते दिग्विजय सिंह जी खड़ा करना चाहते हैं तो बात अलग है, क्योंकि केवल सिंधिया जी के बारे में नहीं, प्रधानमंत्री जी के बारे में, और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बोलते समय या राज्यपाल राष्ट्रपति के संबंध में भी बोलते समय जो सामान्य तौर पर भी शिष्टाचार निभाया जाता है वो भी नहीं। आप तीखे हमले करिए, जोरदार हमले करिए, सरकार को हिला दीजिए, सरकार की चूल्हे हिला दीजिए, लेकिन किस आधार पर? आपकी भाषा क्या होगी? क्या ये इस स्तर पर जब 40 साल की दुहाई दे रहे हो, 40 साल की दुहाई देते समय क्या इस प्रकार की राजनीति करेंगे? मुझे लगता है कि जब आपके पास में तर्क ना बचे हो, आपके पास में तथ्य ना बचे हो, आपके पास में अपनी बात कहने का दूसरा कोई तरीका ना बचा हो, आपको राजनीति में वो जो स्थान पाना है उस स्थान पाने के लिए कोई दूसरा माध्यम ना बचा हो, तो स्वाभाविक है एक सस्ता तरीका, एक आसान तरीका जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि आप कीचड़ उछालने का काम करने लगो, आप मर्यादाहीन राजनीति करने लगो, आप इशू बेस्ड राजनीति तो दूर की बात है, ये आप इस प्रकार की भाषा बोलने लगो ताकि आप पर चर्चा केंद्रित हो जाए और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के भी केंद्र बिंदु में आ जाओ, राजनीति के केंद्र बिंदु में आ जाओ। और वो सच कहा सिंधिया जी ने कि उनके स्तर पर नहीं उतर सकते, ना उनके स्तर पर जाकर बात करें, करना भी नहीं चाहिए, जी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कहने को बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सकारात्मक है, बहुत कुछ उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के साथ में कहेंगे। हाँ, आतंकवाद का मुद्दा होगा और वहां नरमी आतंकवादियों के प्रति अगर दिग्विजय सिंह जी की होगी तो करेंगे, क्योंकि वो मुद्दा है आतंकवाद का, आतंकवादियों का। चलिए एक क्विक रिएक्शन ले लेता हूं रजनी जी में, एक क्विक रिएक्शन अब्बास हफीज जी का। रजनी जी, पाकिस्तान जाने वाले आप लोग हैं, आपके पार्टी से आए प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां जो करके आते हैं, जश्न मना के आते हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आतंकवादियों को छोड़ने वाली सरकार भी आपकी थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपकी ये बातें बड़ी अच्छी लग रही है सुनने के अंदर कि भाषा की मर्यादा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी शशि थरूर के संबंध में ये कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अगर आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, आवाज जनता को समझ में नहीं आएगी। अब अपने क्रम पे बोल चुके, शरद जी ने मुझे समय दिया, मुझे बोलने दीजिए, बोलने का दम रखिए ना, रजनी जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं रजनी जी। वो हमारे लिए कोई हिकारत भरा काम हो गया या नकारात्मक, अब मैं बोल लूं रजनी जी सुन लेते हैं, फिर मैं पूरा मौका रहेगा आपके पास भी। रजनी जी बोलिए अब्बास जी जल्दी। संबंध में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो क्या भाषा की मर्यादा थी? सोनिया गांधी जी के संबंध में कहते हैं कि जर्सी गाय और उनका इटालियन बछड़ा, ये सारी भाषा की मर्यादा की बात करें। और मनमोहन सिंह जी के बारे में तो न जाने क्या क्या कहा है, आप उसके बाद जवाब नहीं दे पाएंगे। आज सबसे बड़ा विषय यह है, एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, आप जवाब दीजिएगा हाँ या ना में, कि आज शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के तीसरा टर्म जो मुख्यमंत्री का पूरा कर रहे थे, उस दौरान आज से 4 साल पहले लक्ष्मीबाई जी के संबंध में कहते कहते ये नहीं कहा था भोपाल में कि सिंधिया परिवार गद्दार है,
गद्दार रहा है इतिहास। क्या शिवराज सिंह चौहान जी की उस वक्त आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी? क्या शिवराज जी उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज आप लोग झूठ बोल रहे हैं? ये आप तय कीजिएगा। जब आप सरकार, जब आपके साथ नहीं होता कोई व्यक्ति तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही होता है, और आपके साथ जब कोई व्यक्ति चलिए, मैं मुझे लगता है हम मुद्दे की तरफ लौटें, हम मुद्दे की तरफ लौटें। देखिए, राजनीति में बयानों को अगर हम पकड़ने की तरफ चलेंगे तो फिर बड़ी कठिनाई भी उत्पन्न हो जाएगी, और इसीलिए मुझे लगता है हम सभी इससे सहमत होंगे कि भाषा के एक संयम की तरफ हमें बढ़ना ही चाहिए। और मैं फिर दोहराऊंगा कि ये जो पर्सनल वेंडेटा कई बार हो जाता है, राजनीति भी मनुष्य ही करते हैं, देवता नहीं करते। और बीजेपी का बड़ा, पटवा जी का बड़ा गोल्डन कोट रहा है हमेशा सा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो देवताओं की पार्टी नहीं है, मनुष्यों की पार्टी है। उनसे भी गलती होती है, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है। आज अगर सिंधिया जी राघोगढ़ परिवार पर बात करेंगे और राघोगढ़ के परिवार से आने वाले दिग्विजय सिंह जी सिंधिया परिवार पर बात करेंगे, प्रदेश की जनता को इससे क्या मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, ये छीटाकशी किसी की भी आंख में कोई गरिमा या मर्यादा उत्पन्न नहीं करती है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि ये हो क्या रहा है। संदीप जी, ये एक बड़ा मसला है। सिंधिया जी भी उन्होंने एक इशारा तो किया है साफ तौर पर कि मैं अब इस बात को बढ़ाऊंगा नहीं। दिग्विजय सिंह जी की तरफ से भी शायद वो जो सज्जन गए हैं बीजेपी में, वो काफ़ी नज़दीकी माने जाते रहे हैं राघोगढ़ की राजनीति में दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार के। शायद ये उनके जाने की पीड़ा थी जो पीड़ा फूटी, लेकिन क्या इस रूप में एक निष्णात राजनेता के मन से इस तरह की बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों ही राजनेता कहीं ना कहीं भीतर हो सकता है क्षुब्ध भी हो इस बात को लेकर कि भाई ये किस तरफ चली गई ये बात। जी शरद जी, क्या होता है जब आपके बहुत करीबी आदमी जाता है तो गहरा जख्म होता है, और जब घाव गहरा होता है तो शब्द निकल आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पीड़ा रही होगी दिग्विजय सिंह जी की, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है और गंभीर राजनेता भी हैं। वो बात अपनी बहुत तरीके से कहते हैं। जिस तरह की उनने बात कही है उसके दो मुझे कारण दिखते हैं। एक तो अपने करीबी का दूर जाना, और दूसरे तरफ अपने को मैदान, राजनीति के मैदान में बनाए रखना, क्योंकि सिंधिया एक नया चेहरा है बीजेपी के अंदर और संभावनाएं बहुत कुछ हैं। तो जब आप किसी बड़े नेता पर, नए चेहरे पर, संभावना वाले व्यक्ति पर हमला करते हैं तो आप भी मैदान में बने रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में और मैदान में कांग्रेस के एक सशक्त प्रतिनिधि के तौर पर बने रहना भी चाहते हैं, इसलिए उनकी ये शैली जो है आक्रामक हुई है सिंधिया के प्रति। क्या लगता है आपको 2023 में, जैसी हम बात कर रहे थे, सिंधिया जी निशाने पे रहेंगे कांग्रेस के और उसकी कमान दिग्विजय सिंह संभालेंगे, और सिंधिया जी के निशाने पर रहेंगे दिग्विजय सिंह जी? क्योंकि राजनीति के तार भी कुछ इस तरह जुड़े हैं कि दोनों एक दूसरे से, भले ही अब वेंडेटा पॉलिटिक्स कह लीजिए कथित रूप से, उससे जुड़े हैं वो, और कहीं राजनीति में भी राजघरानों का भी एक एंगल आता है, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या ये हम इस तरह की कोई प्रतिद्वंदिता देखेंगे? 2023 में शरद जी दोनों आमने सामने आपको नजर आएंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि बीजेपी का चेहरा वो होंगे हमलावर के तौर पर, और इधर से दिग्विजय सिंह जी हमलावर होंगे, क्योंकि दोनों राजनेता का, दोनों ही राजनीतिक दलों में अपना अपना कद है और प्रदेश की राजनीति में भी प्रभाव है। जिस राजनेता का प्रभाव होता है और वो जब हमला करता है तो जनता का ध्यान उसकी तरफ जाता है बरबस। यही दिग्विजय सिंह जी के साथ और यही सिंधिया के साथ है। तो मुझे लगता है कि अब से वो मैदान, जो राजनीति का संग्राम का मैदान है, वो सजने लगा है गद्दारी के बयान से। रजनी जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में बड़ी चर्चा रहती है एक उस घटनाक्रम की, मैं उसको वर्तमान संदर्भ से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन आप भी और हमारे साथी अब्बास हफीज़ भी बहुत संजीदा राजनेता हैं। अर्जुन सिंह जी को बीजेपी ने घेरते हुए उनके पिताजी जो किन्हीं कारणों से जेल में रहे थे, उन पर आक्षेप लगाया गया। अर्जुन सिंह जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिएगा, लेकिन पिता चुनने का अधिकार पुत्र को नहीं होता है। अब मेरे पिता वही रहे, उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए आप मेरे पर अगर दोषारोपण कर रहे हैं तो ये भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका एक वाक्य बहुत सारी अनुगूंज समेटे था कि पिता चुनने का अधिकार नहीं है। आज अगर दिग्विजय सिंह जी सिंधिया परिवार पर कुछ बोलते हैं तो ये भी एक प्रश्न फिर खड़ा होता है, वो परिवार क्या था? ये सब इतिहास के लेखकों पर छोड़ दिया जाए, जो तथ्यात्मक इतिहास लेखन के जरिए सही तथ्य सामने आए और आ भी जाएं, तो उनसे क्या निष्कर्ष हम निकालेंगे आज 2021 में बैठकर, ये एक बहुत अलग प्रश्न हो जाता है। इसी तरह अगर
राघोगढ़ परिवार पर कि साहब आपके यहाँ भी क्या परंपरा रही है, हमें सब मालूम है, ये चीज़ें आप भी सहमत हैं। आपने कहा भी कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, तो राजनीति में बड़ा मन आपके यहाँ, हमने आडवाणी जी को कभी नहीं देखा, मुझे नहीं याद आता उनके पूरे जीवन में या अटल जी के पूरे जीवन में कि कोई भी लूज कमेंट याद आ जाए कि जिसमें उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनको हम बीते 10 सालों में 20 सालों में हम बहुत बहुत राजनीति में सुन रहे हैं। जी, जैसे वो गाना है ना, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि कुछ वैसा ही हाल दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के बीच में है। इनके बीच में कोई संबंध कांग्रेस में रहते हुए बहुत प्यार मोहब्बत के थे तो ऐसा तो नहीं है, और जिस बात के कारण, जिस अपमान को झेलने के बाद में सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, उसके मूल में दिग्विजय सिंह जी थे। और जो बात पीढ़ीगत कही जा रही है तो वो भी सबके सामने है, और हम और आप सब राजनीतिक इतिहास जानते हैं कि किस प्रकार से माधवराव सिंधिया जी को दिग्विजय सिंह जी के भी संबंध रहे हैं, तो सबको पता है। खैर, ये इनका व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है या नहीं है, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति की जिस धारा को आजकल दिग्विजय सिंह जी खड़ा कर रहे हैं, वो बात अभी संदीप जी ने भी कही कि वो कहीं ना कहीं केंद्र में रहना चाहते हैं, केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं कांग्रेस की राजनीति में, और इस उम्र के पड़ाव पर भी वो चाहते हैं कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश की राजनीति उनकी मुट्ठी में रहे, और वो जैसा चाहे वैसा आने वाले से, तो क्या करें, उनको करने के लिए इस प्रकार का हथियार बनाने का काम वो लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो चुके हुए हथियार हैं, जो आप कह रहे हैं ना लेखकों के हाथ पे छोड़ देना चाहिए इतिहासकारों के, तो मुद्दा तो है ही नहीं। 28 विधानसभा के उपचुनाव में उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश की, और अभी मार्च 2020 तक वही परिवार कांग्रेस में लंबे समय तक, राजनीति की शुरुआत से लेकर मार्च 2020 तक वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसी कांग्रेस में रहे, तो अब गले चढ़ती नहीं है, सीधी बात उतरती नहीं है। और बात मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी मुद्दों की करेंगे नहीं, कई तमाम प्रकार के बात इस राजनीतिक माहौल में हो चुकी हैं, चर्चाएं हो चुकी हैं, और इन दोनों के संबंधों को लेकर भी बहुत चर्चाएं हो चुकी है, और ये राजनीति के इस प्रकार के एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप, हालांकि उस ढंग का प्रत्यारोप श्रीमान सिंधिया जी ने नहीं किया, लेकिन ये चलेगा और चलता रहेगा। आप 2023 की बात करें, 24 की बात करें, या आगे तक जब तक की राजनीति में सक्रिय तब तक ही चलने देखने में मिलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस प्रकार का मुद्दा बनाने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, वो मुद्दा कभी बन नहीं पाए। अब्बास साहब, ये सवाल रजनीश जी का मौजूद है कि 2020 तक जब सिंधिया जी कांग्रेस में रहते हैं तो मसले कहीं नहीं होते हैं, और क्या आप अपने ख़ानदान की वजह से राजनीति में, सियासत में आगे का सफ़र, हो सकता है एक इलेक्शन में फ़ायदा हो, लेकिन आगे आपकी सलाहियत और आपकी काबिलियत ही राजनीति में टिकाऊ होती है। ऐसे में ये पर्सनल वेंडेटा पॉलिटिक्स, जिसमें गहरी छींटाकशी है, जिसको हम क्रिकेट में स्लैजिंग बोलते हैं, कि स्लिप पर खड़े खिलाड़ी से बोलो कि ये इंडियन प्लेयर्स कढ़ी खाते हैं, मालूम है ना इनको, आज इनको अपन गरम कढ़ी खिलाएंगे, क्या ये ठीक है? एक स्लेजिंग में चलता है, बुलिंग में चलता है, छींटाकशी में चलता है, लेकिन राजनीति में जब जनता भी ये मुद्दे नहीं चाहती है कि किसके खानदान में, किसके कुनबे में क्या रहा, तो ये मुद्दे क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं इसको उन्हीं की पार्टी से मिसाल देके समझा देता हूँ। रजनीश जी का जो सवाल है, 2016-17 के अंदर सिंधिया जी भाजपा में नहीं थे, तो शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में भोपाल में ही ये बयान दिया कि साहब गद्दार हैं ये लोग, इनका इतिहास गद्दारी का है, और उस पर यशोधरा जी नाराज भी हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, और आज जब इनके साथ खड़े हैं तो गद्दारी से तकलीफ हो रही है। तो यही विषय जो ये हम पे कह रहे हैं, ये अपने आप अपने गिरबा में झांक के देखें कि 4 साल पहले इनका यही हाल था। अगर ये हम पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे, हाँ या ना, कहा था तो कहा था, क्यों कहा था, तो मैंने यही सवाल पूछा था कि अब आपके साथ आ गए तो आप नहीं बोलोगे। दूसरी बात यह है कि हम तो निरंतर मुद्दे उठा ही रहे हैं, लेकिन जो इलाका है, जो बेल्ट है, विदिशा हुई, गुना हुआ, आपकी तरफ आऊंगा, चाचोड़ा, ये सारे इलाके दिग्विजय सिंह जी का परिवार की तरह है। परिवार में बैठकर अब देखिए बात भी जिस तरह से हो रही है, जैसे परिवार में चर्चा होती है, वो हो रही है वहां पर। लेकिन मेरा सवाल ये भी नहीं है, मेरी बात ये भी नहीं है कि साहब उन्होंने क्यों बोला, कैसे बोला, ऐसे नहीं होना, ये हो गया। लेकिन शिवराज जी ने जब बोला उस पर एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं। शिवराज जी ने क्यों बोला था जब आपकी पार्टी में नहीं थे, तो यही बात आपके लिए है। देखिए, राजनीति में चोट की जाती है, और मैं और हम सभी इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 2018 में क्या नारा था बीजेपी का ये सब जानते हैं। लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ है कि बड़ी
नायाब चीज़ पकड़ में आ गई है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पकड़ में आ गई है। माफ़ कीजिएगा अब्बास हफीज़ साहब, चाहे ये बात बीजेपी कहे या कांग्रेस कहे, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको आना पड़ेगा कोर इश्यूज़ पर, जनता के बात इस पर चलेगी। बात इस पर नहीं चलेगी कि किसके कुनबे और किसके खानदान में क्या था और उससे क्या फर्क अभी आता। रजनी जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड से बात। पहली बात ये जो बात कह रहे हैं 2018 या 17 या 16 या 15 की नहीं, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी राजमाता को आत्मसात किया और राजमाता ने हमें आत्मसात किया। और विजया राजे सिंधिया जी राजमाता के साथ साथ उनकी बेटी वसुंधरा राजे, दूसरी बेटी यशोधरा राजे और उनके वसुंधरा राजे की भी बेटे वो भी इस पार्टी में है। तो एक बड़ा परिवार तो इसी पार्टी में रहा है। इसलिए ये किसने क्या स्वीकार किया। एक बात, दूसरी बात ये कि जो आप शिवराज जी के मुंह पर बार बार ये शब्द मढ़ने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों को कभी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा था? कभी नहीं कहा। उन्होंने मुझे लगता है ये विषय नहीं है हमारी चर्चा। भोपाल में भी नहीं कहा। ये विषय नहीं है। मुझे लगता है जहां कहा, जिस बारे में कहा, वो संदर्भ और व्याख्या बिल्कुल अलग। तो मुझे लगता है आप अगर अध्ययन करके बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं फिर दोहराऊंगा। मैं फिर दोहराऊंगा। बता दीजिए ना, आप सही बता दीजिए क्या कहा था। जी ने प्रकार के शब्द कहा ही नहीं। क्या कहा था? देखिए, इस बातचीत को मैं फिर कहूंगा अब्बास हफीज साहब, नेता के मुंह में अपने शब्द डालने का काम ना क्या कहा था आप बता दीजिए ना। यशोधरा जी क्यों नाराज हुई थी आप बताइए ना। चलिए बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत धन्यवाद संदीप पौराणिक जी। देखिए, फिर बात जब एक बार इस तरफ मुड़ती है तो सबसे पहले जो चीज़ गायब होती है वो चीज़ होती है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी गायब होने के लिए मीडिया जिम्मेदार नहीं है, इस तरह की तीखी बयानबाजी जिम्मेदार है। और जिसकी ज़रूरत क्या है ये हम जैसे लोग नाचीज़, हम जैसे नहीं समझा सकते हैं ऐसे स्टालवर्ट पॉलिटिशियन को जो राजनीति की नब्ज़ पर हाथ रखकर चलते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके मन में कोई पीड़ा है तो आप उस पीड़ा को उजागर करिए, जिस तरह से उजागर करिए। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कहीं सिंधिया जी को रोका है कांग्रेस में रहते हुए उनकी सियासत को परवान चढ़ने से, तो जिक्र उसका बड़ी सलीके से हो सकता है। और इसी तरह अगर दिग्विजय सिंह जी के पास कोई ऐसी जानकारी है जो सिंधिया जी से जुड़ी है, जो सियासत से जुड़ी है, आप उसका भी खुलासा गरिमा के साथ कर सकते हैं। लेकिन बात खानदान पर